रात का सन्नाटा अमरनाथ मुर्दा घर को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। इंस्पेक्टर विक्रम अपनी नींद पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनके कान में वार्ड बॉय की चीख सुनाई दी। इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलिए, बहुत बड़ा कांड हो गया। वार्ड बॉय अनिल हांफते हुए उनके सामने खड़ा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ा था। विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अनिल का डर कुछ और ही बयां कर रहा था। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, जैसे कोई भूत देख लिया हो? इंस्पेक्टर विक्रम ने जोर देकर पूछा। अनिल कांपते हुए बोला, उससे भी बुरा देखा सर, अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। अनिल इंस्पेक्टर को मुर्दाघर के अंदरूनी हिस्से में ले गया, जहां हवा में लाशों की सड़ी हुई बदबू तैर रहे थे। ये बदबू इतनी तेज थी कि किसी के भी होश उड़ा सकते थे। इंस्पेक्टर ने नाराजगी से कहा, क्या तू मुझे सड़ी हुई लाश की बदबू सुंघाने लाया है, इसलिए तेरे पसीने छूट रहे थे? अनिल ने जवाब नहीं दिया, बस कोल्ड स्टोरेज की तरफ इशारा किया। एक एक करके अनिल ने वहां रखी लाशें बाहर निकाली, और जो दृश्य सामने आया उसे देख इंस्पेक्टर के रोंगटे खड़े हो गए। हर लाश के साथ कुछ भयानक किया गया था। इन सभी लाशों की तो एक आंख गायब है, इसका तो दिल ही नहीं है, और इसका तो दिमाग तक निकाल लिया है। इंस्पेक्टर विक्रम ने हक्के बक्के होकर कहा। जैसे जैसे अनिल लाशें निकालता गया, विक्रम को महसूस हुआ कि ये कोई मामूली अपराध नहीं था। ये किसी की इंसानियत की सारी हदें पार करने वाला घिनौना अपराध था। उसके पैरों तले की जमीन खिसक चुकी थी। मरने के बाद किसी लाश के साथ ऐसी हवाएं, ऐसी हैवानियत कौन कर सकता है? ये मुर्दा घर नहीं बल्कि हैवानियत घर बन गया है। और कब से चल रहा है ये सब? विक्रम ने अनिल से पूछा। अनिल ने डरते हुए कहा, जिसे भी बताता उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, पर सर एक बात और है, जिन लाशों के अंग गायब हुए हैं वो रात 12 बजे बाहर निकलती है और सुबह 4 बजे वापस आ जाती है। ये क्या बकवास है? लाशें कैसे चल सकती है? विक्रम ने गुस्से से कहा। अनिल ने हताश होकर कहा, आप भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। अगर आपको यकीन नहीं तो आज रात आप खुद रुक कर देख लीजिए। इंस्पेक्टर ने चुनौती स्वीकार की। रात 12 बजने का इंतजार कर रहे थे, तभी घंटे की आवाज के साथ पूरा मुर्दा घर सन्नाटे में डूब गया। उनकी धड़कनें तेज हो गई। दोनों की नजर कोल्ड स्टोरेज पर टिकी थी। तभी अचानक एक एक करके कोल्ड स्टोरेज के बॉक्स खोलने लगे। देखा ना सर, मैंने कहा था ना, ये लाशें 12 बजे एक लाइन में कहीं जाती है। अनिल ने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने तय किया कि वो इन जलती लाशों का पीछा करेंगे और इस रहस्य को उजागर करेंगे। दोनों ने लाशों का पीछा किया। वो एक सुनसान काले तालाब की तरफ जा रहे थे। ये लाशें यहाँ इस तालाब में नहाने आती हैं, पर किस लिए? और ये सब कौन करवाता है? विक्रम के मन में कई सवाल घूम रहे थे। अनिल ने कहा, चलिए इंस्पेक्टर साहब, अब इन लाशों के लौटने का वक्त हो गया है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगले दिन इंस्पेक्टर ने हवलदार मांगेराम को बुलाया। मांगेराम, पिछले 1 महीने से अमरनाथ मुर्दा घर में जितनी भी लाशें आई हैं उन सब की लिस्ट चाहिए, जल्दी लेकर आओ। मांगेराम सारी फाइलें ले आया। फाइलों को देखते ही विक्रम ने अनिल और उसके बाप के बारे में कई बातें पढ़ी।
विक्रम और मांगेराम सीधे अनिल के पास गए। मांगेराम, इसे हथकड़ी पहना। इसने जो जुर्म किया है उसके लिए इसे फांसी भी हो जाए तो भी कम है। विक्रम ने दहाड़ते हुए कहा। अनिल ने हैरान होकर पूछा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? मेरा क्या जुर्म है? विक्रम ने कहा, जुर्म? लाशों के साथ बदसलूकी की, उनके अंगों को काले बाजार में बेचा और अब पूछ रहा है कि क्या जुर्म है? हवलदार ने कहा, सर, ये गैंडे की खाल लेकर पैदा हुआ है। इसको मार मार कर मेरे पसीने छूट गए, लेकिन एक अक्षर भी नहीं बोला। मैं तो थक गया। अब आप ही करो इसके साथ जो करना है। विक्रम खड़ा हुआ और अनिल से सच उगलवाने के लिए आगे बढ़ा। देख, मुझे पता है तेरा बाप इन सब के पीछे है। मैंने फाइलों में तेरा और तेरे बाप का जिक्र पढ़ा। अब सीधे से अपने बाप का पता बता, वरना मैं सीधे मार ही डालूंगा। अनिल अचानक ठहाके लगाने लगा। आखिरकार तुझे पता चल ही गया। लेकिन इंस्पेक्टर, जैसे तू सोच रहा है, ये खेल उससे भी बड़ा है और हम पाप नहीं बल्कि पुण्य का काम कर रहे हैं, पुण्य का। विक्रम ने हैरान होकर पूछा कि कैसा खेल? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। अनिल ने कहा, आज रात तुम उस काले तालाब के पास चले जाना। तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना कहते ही अनिल ने एक अजीब सी मुस्कान दी और पलक झपकते ही रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाकर अपना सिर उड़ा लिया। अनिल को खुदकुशी करते देख इंस्पेक्टर विक्रम सहम गए। रात 1 बजे इंस्पेक्टर विक्रम और हवलदार मांगेराम झाड़ियों के पीछे छिपे काले तालाब के पास इंतजार कर रहे थे। मांगेराम ने पूछा, सर, हम किस गैंगस्टर का इंतजार कर रहे हैं? तो विक्रम ने कहा, मांगेराम, हम किसी गैंगस्टर का नहीं बल्कि एक हैवान का इंतजार कर रहे हैं जो यहाँ कभी भी आ सकता है। विक्रम बोल ही रहा था कि तभी एक लाइन से लाशें तालाब की ओर आती दिखें, जिनमें सबसे आगे अनिल की लाश चल रहे थे। मांगेराम लाशों को चलते देख डर के मारे पसीने पसीने हो गया। सर, ये मुर्दा लोग चल कैसे रहे? और इनमें सबसे आगे तो वार्ड बॉय चल रहा है जिसने आपकी रिवॉल्वर से खुदकुशी कर ली थी। मांगेराम ने कांपते हुए कहा। इससे पहले कि विक्रम कुछ कहते हैं, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स तालाब के अंदर से निकलता है और सामने से आ रही लाशों के मुंह पर काला रंग पोत देता है। बूढ़े शख्स ने अनिल की लाश के सामने आकर कहा, मेरे बेटे अनिल, माना कि तू मेरा बेटा था, पर पाप तो हर इंसान से होता है। लोग सोचते हैं कि मरने के बाद हिसाब चुकता हो जाता है, लेकिन मेरी अदालत में मरने के बाद भी सज़ा मिलती है। हर उस जुर्म का हिसाब लिया जाता है जिससे कभी दूसरों को दुख पहुंचा हो। इतना कहकर वो बूढ़ा बाबा अपने होठ हिलाता हुआ मंत्र पढ़ने लगा। अनिल के चेहरे पर लगी कालिक उसके चेहरे से उतार कर उसके दिल पर आ गई। बूढ़े ने कहा, मेरे बेटे, तूने हमेशा लोगों को धोखा दिया, अपनी बातों से उनका दिल दुखाया। तेरी जुबान हमेशा कड़वी रही, जिसकी सज़ा आज तू भुगत रहा है। अनिल के जाने के बाद बूढ़ा शख्स दूसरे लाश के पास गया और उसके मुंह पर कालिक पोत कर मंत्र पढ़ने लगा। लाश के मुंह पर लगी कालिक उसकी आंखों से दिल पर चली गई। अच्छा, तो तू बहुत पापी इंसान है। तूने हमेशा दूसरों पर गंदी नज़र रखी और दूसरों के बारे में गलत सोचा। ले, अब उसकी सज़ा भुगत। बूढ़े शख्स ने
अपने एक हाथ से उसका दिल और दूसरे हाथ से उसकी दोनों आंखें उसके जिस्म से निकाल ली। इसके बाद भी वो लाश काले तालाब में नहाने के लिए चली गई। इतनी देर में इंस्पेक्टर और हवलदार झाड़ियों के पीछे से निकलकर सामने आ गए। बंद करो ये अपना घिनौना इंसाफ। अरे तू होता कौन है, इनके कर्मों की सजा देने वाला? विक्रम ने गुस्से में कहा। बूढ़े ने विक्रम को पहचान लिया। इंस्पेक्टर विक्रम, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिसको तुमने पकड़ा था और 20 सालों की सज़ा दिलवाई थी, सिर्फ इस जुर्म में कि मैंने एक खूनी का खून किया था। विक्रम ने कहा, अफसोस मुरारी, तुम सज़ा काट कर भी नहीं सुधरे। कानून की नज़र में हर वो इंसान गुनहगार है जो कानून को अपने हाथ में लेगा। तुझे फिर सज़ा मैं ही दिलवाऊंगा। अरे सज़ा तो अब तब दिलवाओगे ना जब तुम जिंदा बचोगे, मुरारी ने जोर से कहा और लाशों को इंस्पेक्टर पर हमला करने का इशारा किया। अनिल के साथ आई और भी लाशें किसी भूखे भेड़िए की तरह विक्रम को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। विक्रम ने अपने रिवॉल्वर निकाले और उन सभी पर एक एक कर गोलियां दागने लगा, लेकिन उन लाशों को कुछ नहीं हुआ। वो लाशें इंस्पेक्टर की ओर बढ़ती जा रहे थे। उन सब ने विक्रम को दबोच लिया। विक्रम भी जान के डर से छटपटाने लगा। मांगेराम विक्रम की मदद के लिए दौड़ा ही था कि अनिल की लाश उसकी तरफ आई और उसकी गर्दन काट कर उसे मार डाला। विक्रम, कुछ सोच। अगर तूने जल्दी कुछ नहीं सोचा तो ये लाशें तुझे कच्चा चबा जाएंगी। विक्रम ने मन में सोचा। विक्रम को लाशों पर लगा काला रंग दिखा। अगले ही पल विक्रम ने वो काला रंग अपने चेहरे पर पोत लिया। मुरारी हैरान रह गया। ये क्या किया तूने? तू तो जिंदा था, अभी मरा नहीं। विक्रम ने जैसे ही वो काला रंग अपने चेहरे पर पोता, सारी लाशें अपने आप ही पीछे हट गईं। लाशों के पीछे हटते ही विक्रम सीधा मुरारी के पास पहुंचा और मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। विक्रम ने लात घूंसों की बरसात कर दी और मुरारी को लहूलुहान कर दिया। जब मुरारी की हालत बद से बदतर हो गई तो विक्रम ने उसे हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाते हुए कहा, अब जेल में अपने आप से करते रहना इंसाफ। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर के पुराने बस अड्डे पर सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे जो अपनी मंजिलों की आखिरी बसों का इंतज़ार कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस स्टैंड पर चलती मध्यम रोशनी, झींगुरों की आवाज़ और कभी कभी दूर से आती गाड़ियों की हल्की गूंज इस सुनसान माहौल को और भी भयानक बना रहे थे। राकेश एक नौकरी पेशा युवक जो अपने छोटे से कस्बे वापस जा रहा था, आखिरी बस आने का इंतज़ार कर रहा था। उसे याद था कि उसने सुना था कि यह आखिरी बस कुछ अजीब थे। उसके बारे में कई कहानियां फैली थी। कहते थे कि जो भी इस बस में सवार होता है वो फिर कभी वापस नहीं उतरता। लेकिन राकेश उन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। उस रात घर लौटने का कोई साधन नहीं बचा था उस आखिरी बस के अलावा। वो हंसी में उड़ाते हुए खुद को बोला, कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें हैं ये, एक बस ही तो है। वो थका हुआ था और घर जाने के अलावा उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं था। हर दिन की तरह उस दिन भी
देर रात तक काम में फंसा रहा। राकेश थकान से चूर था और उसे घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए उसने ये सब अफवाह मानते हुए उस बस की तरफ बढ़ने का फैसला किया। बस अड्डे पर बहुत ठंड और सन्नाटा था। अचानक एक तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। स्टैंड के कोने से एक पुरानी और चर्चर बस आती दिखाई दी। उसकी हेडलाइट्स धुंधली थी, जैसे कई सालों से ठीक से काम नहीं की गई हों। जैसे ही बस करीब आई, राकेश को एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई हो। बस झटके से उसके सामने आकर रुकी। राकेश ने बस की खिड़कियों पर धूल और धुंधली परछाइयां देखी। ये बस बहुत पुरानी लग रही थी, मानो ये सालों से चल रही हो, लेकिन उसे कोई देख ना पाया हो। बस की खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी थी और टायर पुराने लग रहे थे, जैसे वो कभी भी फट सकते हों। लेकिन सबसे अजीब ये था, बस का ड्राइवर वो लंबा दुबला पतला आदमी था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी। उसने बिना शब्द कहे बस के दरवाजे खोल दिए। बस के दरवाजे चड़मड़ाते हुए खुले। राकेश ने बस को देखा और उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने सोचा कि ये उसकी थकान का असर था। राकेश ने डर को नजरअंदाज किया और दरवाजे की ओर बढ़ा। आखिरकार आखिरी बस थी और वो देर से अपने घर पहुंचना नहीं चाहता था। उसने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए और बस में चढ़ गया। बस के अंदर का माहौल और भी डरावना था। सीटें धूल से भरी थी, खिड़कियों पर काले धब्बे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। अंदर का माहौल ठंडा था और एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। सीटों पर धूल जमी हुई थी और अंदर बैठी सवारियां बेजान लग रहे थे। उनमें से कुछ की आंखें बंद थी तो कुछ के चेहरे पूरी तरह से पीले पड़ चुके थे। बस के कोने में एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे अपना सिर हिला रहे थे, मानो वो किसी भयानक चीज का सामना कर चुकी हो। राकेश ने खिड़की के पास ही एक सीट चुनी और बैठ गया। उसने सोचा, बस थोड़ी देर की तो बात है, फिर मैं तो अपने घर पहुंच ही जाऊंगा। बस में उसके अलावा कुछ और लोग भी थे, लेकिन वो सब एकदम खामोश थे। हर कोई अपनी जगह पर बैठा था, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर कर रही हो। जैसे ही बस चलने लगी, राकेश को एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। सड़क पर बस की कड़कड़ाहट पड़ने लगी और बाहर का नज़ारा धीरे धीरे धुंधला होने लगा। राकेश ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। पेड़, सड़क और आसमान सब कुछ अदृश्य हो गए, जैसे बस किसी और ही दुनिया में एंटर कर गई हो। कुछ समय बाद बस में बैठे बाकी यात्रियों का अजीब व्यवहार शुरू हुआ। एक महिला जो कुछ देर पहले तक शांत बैठी थी, अचानक सिर झुकाकर बड़बड़ाने लगी। उसकी आवाज खोटी खोटी थी, जैसे वो किसी भयानक सपने में हो। उसके पास बैठा आदमी जोर जोर से सांसें ले रहा था, मानो उसका दम घुट रहा हो। राकेश को ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद ये लोग थके हुए या किसी व्यक्तिगत परेशानी में थे। लेकिन तभी बस के अंदर की रोशनी अचानक बुझ गई। चारों ओर घुप अंधेरा फैल गया और बस की रफ्तार बढ़ने लगी। राकेश ने महसूस किया कि बस अब सड़क पर नहीं थे,
ये किसी अनजान रास्ते पर थे, बिना मंजिल की ओर भाग रहे थे। उसकी घबराहट अब डर में बदलने लगी। उसने उठकर ड्राइवर से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वो जब उसकी सीट के पास पहुंचा तो देखा कि ड्राइवर की जगह खाली थे। अचानक पीछे से एक धीमी और ठंडी आवाज आई, अब तुम वापस नहीं जा सकते। राकेश ने मुड़कर देखा, उसकी सांसें रुक गई। वो आवाज बस की सीटों के बीच से आई थी। वो बूढ़ी औरत अब उसकी ओर देख रहे थे। उसकी आंखों में काले गड्ढे थे, मानो वो आंखें ना होकर मौत के दरवाजे हो। उसके होठों से हल्की हंसी की आवाज निकली जो हवा में गूंज उठी। जो इस बस में बैठा वो कभी वापस नहीं लौटा। वो बुदबुदाई। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बस अब पूरी तरह से अपने आप चल रहे थे। अंदर बैठी सवारियां डरावनी परछाइयों में बदल चुके थे। उनकी आंखें सफेद थे, चेहरों पर कोई भाव नहीं था और उनके शरीर बेजान लग रहे थे। राकेश को समझ आ चुका था कि वो एक भयानक जाल में फंस चुका है, जहां से निकलना नामुमकिन था। बस की रफ्तार और तेज हो गई और अब उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो सड़क पर नहीं बल्कि हवा में उड़ रही हो। राकेश ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसे सिर्फ काला अंधकार और तेज हवाओं की गूंज सुनाई दी। वो जानता था कि कुछ भयानक होने वाला था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ओर जा रहा है। वो बस की खिड़की से बाहर देखता रहा, जबकि उसकी धड़कनें रुकने के कागार पर थे। तभी अचानक बस की सभी खिड़कियों से धुंधली परछाइयां अंदर आने लगी। ये परछाइयां उसकी ओर बढ़ने लगी। वो कोई इंसान नहीं थे, वो अंधेरे की रूहें थी जो कि उसे निगलने आ रहे थे। तुम अब हमारे साथ हो, एक गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी। ये आवाज बस की गहराइयों से आए थे, मानो बस खुद जिंदा हो और उसे निकलने को तैयार हो। राकेश ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और बस के अंदर की हवा इतनी ठंडी हो गई कि वो हिल भी नहीं सका। तभी अचानक बस रुक गई, दरवाजे अपने आप खुल गए और बाहर की ओर एक गहरा सुनसान जंगल नजर आया। राकेश ने बाहर देखा तो उसे दूर दूर तक कोई इंसान या कोई दूसरी बस दिखाई नहीं दे। उसने उतरने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही वो बस से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो मानो किसी अदृश्य फंदे में फंस गया था जो उसे खींचे जा रहा था। राकेश को एहसास हुआ कि वो बस अब किसी और ही दुनिया में एंटर कर चुके थे। वो जगह असलियत और कल्पना के बीच की एक भयानक सीमा थी, जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। हर यात्री जो कभी उस बस में चढ़ा था अब उस जगह का हिस्सा बन चुका था। अंतहीन यात्री जिनकी आत्माएं बस के अंदर कैद थे, वो सब राकेश की तरह कभी बस में चढ़े थे और अब हमेशा के लिए उस शापित यात्रा का हिस्सा बन गए थे। बस के भीतर फंसे सभी यात्रियों का कोई भौतिक शरीर नहीं बचा था, सिर्फ उनकी आत्माएं जो दर्द और डर में खुल चुके थे। वो सड़ते गलते शरीरों की तरह नहीं दिखते थे, बल्कि धुंधली परछाइयों में बदल चुके थे जो किसी भी वक्त गायब हो सकते थे। उनकी आंखों में शून्यता थी
और चेहरों पर एक अजीब भयानक स्थायी डर जड़ हो गया था। बस के बारे में अब ये बात फैल चुकी थी कि जिसने भी उस बस में एक बार कदम रखा वो फिर कभी वापस लौट नहीं सका। ये कोई सामान्य बस नहीं थे, ये एक भूतहा बस थे जो अपने यात्रियों को अज्ञात और अनंत अंधकार की ओर ले जाते थे। ये हर रात ये बस शहर की सुनसान सड़कों पर प्रकट होती और जो भी इसमें चढ़ने की गलती करता वो हमेशा के लिए खो जाता। लोगों ने कई बार इस बस को खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बस गायब हो जाती। शहर के पुराने लोग कहते थे कि यह बस एक शापित बस थी जो एक भूतिया घटना की वजह से सड़कों पर भटक रहे थे। इसके चालक की आत्मा कभी एक पागल आदमी की थी जिसने अपने यात्रियों को जिंदा जलाकर मार दिया था। उसकी आत्मा अब भी इस बस को चलाती है और जो भी इसमें चढ़ता है उसकी आत्मा कभी ना लौटने वाली यात्रा पर निकल जाती है। राकेश और उसके जैसे अनगिनत लोग अब उस बस के भीतर खो चुके थे। उनकी आत्माएं अब कभी वापस नहीं लौट सकती। हर रात जब शहर सोता था वो बस फिर से प्रकट होते थे और कोई नया यात्री उसकी शापित सवारी का शिकार बन जाता था। बस की सीटें कभी खाली नहीं रहती और इसके दरवाजे हमेशा किसी नई यात्री के इंतज़ार में खुले रहते हैं। ये बस अब भी अपनी आखिरी यात्रा पर थे और उसकी कोई मंजिल नहीं थे। ये एक अंतहीन सफ़र है जहाँ से कोई भी जिंदा नहीं लौटता। वापसी वो तो मुमकिन ही नहीं।